सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण, उनमें देश के लिए नई दिशा का निर्देश देने की कोशिश की गई है। राष्ट्रपति भाषण देश को नई दिशा देने की दिशा में बहुत ही उचित कदम है। पहला है समाज का अत्यंत गरीब वर्ग, जिसे हरिजन और आदिवासी कहते हैं, उसकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए पूरी कोशिश की गई है। दूसरी है महंगाई रोकने के लिए ठोस कदम का उठाना। और तीसरा है जनता पार्टी की पैदा की गई स्थितियों को पूर्ण रूप से समाप्त कर शांति स्थापित करना। चौथा है आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। पांचवा है किसान की हालत सुधारने के लिए योजना बनाना। और छठा है नेहरू जी की विदेश नीति का अनुसरण। इन 6 भागों में राष्ट्रपति के अभिभाषण को बांट देंगे तो देखेंगे कि इससे अच्छा दिशा निर्देश दिया ही नहीं जा सकता था। मैं पहली बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आज समाज का गरीब वर्ग, जिसे हरिजन और आदिवासी कहते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी गिरी हुई है। आज आप उस गांव में जाएं जहां हरिजन और आदिवासी रहते हैं, तो उनकी आर्थिक दशा और उनका रहन सहन देखकर आप यह महसूस करेंगे कि यह तो आदमी के रहने के घर नहीं हैं, बल्कि पशु के रहने का घर है। हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में 20 सूत्री कार्यक्रम जो चला, उसके अंदर हम यह दावा तो नहीं करते कि हमारी सारी की सारी समस्याएं हल हो गईं, लेकिन उससे हमारे हरिजन और आदिवासी लोगों के अंदर यह भावना पैदा हुई कि आज की सरकार ही एक सरकार है जो उनकी दशा में सुधार ला सकती है और उनकी आर्थिक हालत में परिवर्तन ला सकती है। मैं इस संबंध में कुछ सुझाव भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत हरिजन और आदिवासी को कुछ ज़मीन दी गई थी, परंतु लोकदल तथा अन्य सरकार के ज़माने में उनकी यह ज़मीन जो उनसे छीन ली गई थी, उनको फिर से उस पर बसाने की कोशिश की जाए। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि हरिजन को सिर्फ ज़मीन देना ही
काफ़ी नहीं है। उनको ज़मीन अवश्य दी जाए और इस काम को वह अपना मुख्य काम समझकर करे, लेकिन इसके साथ साथ उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार अपने हाथ में ले और प्रत्येक इलाके में तहसील के स्तर पर एक स्कूल हरिजन बच्चों के पढ़ाने के लिए बनाया जाए। जब तक हरिजन में शिक्षा नहीं आएगी तब तक उसके आर्थिक ढांचे में सुधार नहीं आ सकता। इन अल्फाज के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। मैं इस बिल का समर्थन विशेष रूप से इसलिए करता हूँ कि इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई है जिनका उल्लेख बिल के उद्देश्यों में किया गया है। इस बिल में ऐसी मोटर गाड़ियों पर कर बढ़ाने का प्रावधान है जिनका प्रयोग बड़े आदमी करते हैं या उनके द्वारा करवाया जाता है, लेकिन जिस मोटर गाड़ी को एक अपाहिज या कमज़ोर वर्ग का आदमी चलाता है उस पर कर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। यह एक अच्छी परंपरा है और इससे हमारी महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी और हमारी सरकार को समाजवादी समाज की स्थापना करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। दिल्ली में सड़क कर की वसूली एक विशेष कार्यालय द्वारा की जाती है। वह खर्च करने के बाद बची धनराशि को दिल्ली निगम आदि को दे देता है। वे सड़कों की मरम्मत पर और दूसरी सुविधा देने पर इसको खर्च करते हैं और वही इस राशि का एकमात्र लक्ष्य होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं ख़ास तौर से एक बात दिल्ली के बारे में कहना चाहता हूँ। यहाँ पर भारत सरकार के कार्यालय और दूसरे देशों के दूतावास हैं। बड़े बड़े अमीर लोगों की कॉलोनियों की सड़कें बहुत ही अच्छी हालत में हैं, लेकिन पुरानी दिल्ली और देहाती इलाकों में यदि सड़क पर दृष्टि डाली जाए तो बहुत ही खराब हालत है। दिल्ली ऐसा शहर है जो पूरे देश का हृदय है। यह भारत की राजधानी और एक बड़ा नगर है। हर साल लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण नई बस्तियां और कॉलोनियां बनती जा रही हैं। आप उन कॉलोनियों में जाकर सड़कों की हालत देखें। वहाँ की हालत बहुत खराब है, जिसकी तरफ सरकार का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।